हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे साइंस का महारिवीजन सीरीज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इससे पहले आपका आईएनएम हो चुका है एंड ऑल्सो करंट अफेयर्स भी हो चुका है और जियोग्राफी का हो चुका है। तो आज हम देखेंगे साइंस का, और इसमें इंक्लूड होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है। तो ये क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण होगा। बिकॉज आप देखेंगे कि 40 मार्क्स सिर्फ कॉमन पेपर आपको देखने को मिलता है। तो 40 मार्क्स में साइंस साइंस आपको 6 से 8 क्वेश्चन ओनली फॉर साइंस से आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो अगर आपका सपना है शिक्षक बनने का, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, ये ध्यान देंगे। किसी वर्ग की अगर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यस। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम फिजिक्स से, उसके बाद केमिस्ट्री एंड फिर बायोलॉजी। ठीक है। तो हम देखेंगे फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 1। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपके पास पहले पहुंच सके, ये ध्यान देंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहती है, किसी विद्युतीय पदार्थ का प्रतिरोधक, ओके, प्रतिरोधक है, ध्यान देंगे, ओम में कितना होगा यदि इनमें से 0.1 धारा प्रवाहित होती है तथा विभवांतर 5 वोल्ट है। विभवांतर दिया गया 5 वोल्ट। ठीक है। तो हम जानते हैं क्या इसमें कि प्रतिरोध इक्वल टू क्या होता है। प्रतिरोध इक्वल टू विभवांतर बाई धारा। विभवांतर को हम दर्शा सकते हैं भी से, एंड धारा को आई से हम दर्शा सकते हैं। ठीक है। तो भी का मान दिया गया, वैल्यू कितना दिया गया 5 वोल्ट, वाई 0.1 हो जाएगा, ये धारा इक्वल टू 5 ओम। मीन्स राइट आंसर ऑप्शन बन जाएगा सी। ऑप्शन सी बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यस। का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन क्या दिया गया है, एनीमोमीटर। अच्छा, एनीमोमीटर के बारे में बात करते हैं तो हवा की गति को मापने के लिए। स्पीडोमीटर, तो वाहन की गति को मापने के लिए। एंड विस्कोमीटर, द्रवों की श्यानता को मापने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। व्यक्ति की आंखों के अंदर के दबाव को मापने के लिए हम टोनोमीटर का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय जिसे भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए दिया गया है सीके नायडू। ऑप्शन बी रंगनाथ मिश्रा। ऑप्शन सी अमर्त्य सेन। ऑप्शन डी सीवी रमन। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, सीवी रमन। इनका अगर पूरा नाम कहा जाए, चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो ऑप्शन डी बन जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिना किसी दृष्टि दोष वाले एक युवा वयस्क, ठीक है, व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 20 मीटर, या 25 सेंटीमीटर, या 20 सेंटीमीटर, या 25 मीटर। तो याद रखेंगे, ये स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर। याद रखेंगे, ये सेंटीमीटर में होगी, सेंटीमीटर में, ये ध्यान रखेंगे। मीटर में नहीं होगी, ये सेंटीमीटर में होगी। इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में, तो जितना आएगा वो आपका मीटर में हो सकता है, बट 25 सेंटीमीटर में होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, तो दूर दृष्टि दोष में क्या करते हैं, उत्तर लेंस का उपयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। यदि 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम के चार प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ओके, तो चारों प्रतिरोधक का संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा। देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम दिया गया है, ध्यान देंगे। तो हम जानते हैं क्या श्रेणी क्रम में क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध इक्वल टू क्या होता है, R1 + R2 + R3 + R4। जितना प्रतिरोध दिया गया उतना आपको R1 R2 R3 R4 करना है। ठीक है। मीन्स कहने का अर्थ है, ये 3 ओम, 5 ओम एंड 4 ओम एंड 6 ओम, टोटल को अगर ऐड करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 18 ओम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 18 ओम। ओके। नेक्स्ट,
सिक्स, प्रकाश की किरणें आंखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आंख में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? तो जो आंखों के सामने जिस प्रकाश की जो किरण होती है, आंखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आंख में, कहाँ, आंख में प्रवेश करती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेवन नंबर, दंत विज्ञानी दंत चिकित्सक द्वारा किस दर्पण का उपयोग दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए करता है? तो दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए उपयोग करता है। ऑप्शन ए दिया गया है अवतल दर्पण, एंड ऑप्शन बी दिया गया है उत्तल दर्पण, एंड ऑप्शन सी दिया गया है समतल दर्पण। तो अगर हम बात देखिए यहाँ पर क्या बात है कि देखिए दंत विज्ञानी या दंत चिकित्सक कह सकते हैं, मीन्स डेंटिस्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो दर्पण का उपयोग दांतों की बड़ी छवि देखने में। देखिए छोटे को अगर देखना है बड़ा, छोटे से देखना है बड़ा, तो हम अवतल का उपयोग करते हैं। अवतल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अवतल का उपयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे अवतल का। लेकिन बड़े से अगर छोटा तो उत्तल हो जाएगा, बड़े से छोटा उत्तल हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करती है, बड़ी छवि देखने के लिए क्या करते हैं? अवतल का उपयोग। बड़ी छवि के लिए अवतल का उपयोग। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, सही कथन की पहचान करना है। ऑप्शन ए दिया गया है तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और घनत्व पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी दिया गया है तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी दिया गया है विशिष्ट प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है। तो यहां ध्यान रखेंगे क्या, इसमें सही कथन पहचान करना। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और घनत्व पर निर्भर करता है। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, मीन्स राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद एक निर्वात में समान ऊंचाई से एक साथ स्वतंत्र रूप से गिर रही है, ठीक है, तो पंख पहले ध्यान पर पहुंचेगी। एंड ऑप्शन बी क्या कहता है? ऑप्शन बी क्या कहता है? रबड़ के गेंद पहले जमीन पर पहुंचेगी। एंड ऑप्शन सी क्या कहता है? लकड़ी का गोला पहले जमीन पर पहुंचेगी। देखिए यहां पर ध्यान देंगे, निर्वात में समान ऊंचाई से एक साथ स्वतंत्र रूप से अगर हम गिरा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? तीनों साथ पहुंचेगी। तीनों क्या होगी? साथ पहुंचेगी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई। राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगी। नेक्स्ट, देखिए चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का ए सही मात्रक। देखिए यहाँ पर प्रतिरोधकता कहा गया है। अगर आपका यहाँ प्रतिरोध रहता तो ओम हो जाता, बट यहाँ प्रतिरोधकता कहा तो ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। अगर सिर्फ प्रतिरोध रहे तो आपका ओम हो जाएगा, एंड प्रतिरोधकता कहा जाए तो ओम मीटर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट, एक लड़का, ओके, एक लड़का दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है, ओके। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसके वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। जित मान ले जाए यहाँ से ये दर्पण लगा हुआ है, ओके, ये दर्पण लगा हुआ है, मान लेते हैं कि दर्पण है और यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ओके। तो इसका जो वास्तविक ऊंचाई है इससे क्या देखता है, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। जितना इसका ऊंचाई है उसके ऊंचाई का, इसके ऊंचाई का 1/5 है, 1/5 है, ठीक है। उसके वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है, मीन्स जितना वो है उससे क्या है, वो छोटा दिखता है दर्पण में। तो कहने का अर्थ है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण हो जाएगा। दर्पण क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। अभी हमने क्या कहा कि अगर हम बड़े को छोटा दिखते हैं, अगर हम बड़े को छोटा दिखता है तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। अगर हम छोटे चीज को बड़े में देखते हैं तो अवतल दर्पण। ये ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। 12, दो समानांतर प्रतिरोध हो, ओके, वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध। देखिए कुल प्रतिरोध दिया गया है कितना? कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है,
किलो ओम है। ओके, कुल प्रतिरोध, ठीक है। यदि प्रतिरोध में से एक प्रतिरोध, देखिए एक एक प्रतिरोध दिया गया है 2.0 किलो। एक प्रतिरोध दिया गया कितना? 2.0 किलो ओम। ओके, टू कह सकते हैं इसे, ठीक है। दूसरा प्रतिरोध क्या होगा, हम जानते हैं क्या कि अगर हम समानांतर में अगर बात करते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि 1/R का मान दिया गया कितना, कुल प्रतिरोध तो यही है। कुल प्रतिरोध क्या है, यही है। मीन्स कहने का अर्थ हुआ ये हो जाएगा 1/403, 1.403 इक्वल टू R1 का मान दिया गया था, मीन्स एक प्रतिरोध मान दिया गया था 2.0 किलो ओम, तो 1.2 हो जाएगा प्लस 1/R2। तो इसको अगर हम हल करते तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4.70। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा। नेक्स्ट, आशा करता हूँ आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, यदि देखिए, यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे, ओके, 5 घंटे प्रतिदिन जलाया जाए, तो यहाँ पर बात करिए 30 दिन में, 30 दिन में 50 पैसे, 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट। देखिए यहाँ पर बात करें यूनिट 50 पैसे प्रति यूनिट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो 30 दिन में बल्ब जला उसमें कितना यूनिट खर्च हुआ। ठीक है, 30 दिन में जो बल्ब जला आपका, वो कितना यूनिट पहले खर्च हुआ, वो पहले हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात देखिए 100 वाट का बल्ब है, ओके, 100 वाट का बल्ब है, 5 घंटे प्रतिदिन, ओके, टोटल 30 दिन, 30 दिन जला। ठीक है, इसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स कहने का अर्थ हुआ ये 3 जीरो से ये 2 जीरो, एक 3 जीरो खत्म हो गया, तो मीन्स कितना हो गया ये 5 3 जा 15। तो ये 15 यूनिट हो गया हमारा, खर्च हो गया। अब बताना है कितना रुपया खर्च होगा। ये 15 यूनिट आया, ठीक है, तो 50 पैसे प्रति यूनिट, एक यूनिट का खर्च 50 पैसा, तो 15 यूनिट का खर्च कितना हो जाएगा, 7.5 रुपया। तो ऑप्शन ई बन जाएगा, ऑप्शन ई बन जाएगा। ठीक है, एक यूनिट का खर्च 50 पैसा, तो 15 यूनिट का खर्च कितना, कितना हो जाएगा, 7.5 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट, 14, ये बताया गया है। चलिए नेक्स्ट, किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तापमान पर, या चालक की लंबाई पर, या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। देखिए तापमान पर हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए आपका, तापमान पर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कॉर्निया में, या रेटिना में, या पुतली में। तो मानव आंख में, कहाँ, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है वो, क्या है वो, प्रकाश का प्रकीर्णन, नहीं विवर्तन, न अपवर्तन, न तो आंतरिक परिवर्तन, क्या है वो, प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है, छोटे छोटे कण होते हैं वो देखते होंगे, तो इस यहाँ पर राइट आंसर प्रकीर्णन हो जाएगा, राइट आंसर प्रकीर्णन हो जाएगा। नेक्स्ट, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए दिया गया चालक तार की लंबाई पर, यह बात तो सही है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या तो कह सकते हैं इसे हम कह सकते हैं चालक तार की मोटाई पर। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मीन्स क्या होगा, चालक तार की मोटाई पर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बी भी सही आपका, चालक पदार्थ की प्रकृति पर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ध्वनि की तीन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की तीन क्षमता जो होती है, ये ध्वनि का तरंग दैर्ध्य, ध्वनि का तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन यहाँ सी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
एक तालाब में तल पर रखा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां ये वास्तव में, देखिए यहाँ पर आपको आंसर भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आंसर हटाया नहीं, तो राइट आंसर यहाँ पर प्रकाश का अववर्तन हो जाएगा, ये बात सही है, ठीक है। ऑप्शन ई बन जाएगा, ऑप्शन ई बन जाएगा। नेक्स्ट, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, ठीक है। 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो देखिए, अभी इससे पहले क्वेश्चन देखे थे बल्ब के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, टोटल कितना वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। इंटू कर देंगे, कितना कर देंगे हम, 5 बल्ब, टोटल कितना बल्ब है, 5 बल्ब, कितना घंटा, 20 घंटा, 20 घंटा। इसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 जीरो से कैंसिल, मीन्स मीन्स ये हो जाएगा और दो ये हो जाएगा, मीन्स 5, 5 टू या 10 यूनिट। यहाँ पर बताना था सिर्फ यूनिट ही बताना था, यहाँ पर क्या यूनिट बताना था, यूनिट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक दो, यहाँ पर ई बन जाएगा। उसमें क्या था, निकालना था खर्च, 50 पैसे प्रति यूनिट से निकालना था खर्च, बट यहाँ पर बताना सिर्फ यूनिट ही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 यूनिट, मीन्स ऑप्शन ई बन जाएगा। नेक्स्ट, तेज रोशनी, ओके, तेज रोशनी की स्थिति में रंगों और विवरणों का पता लगाने के लिए आंख का कौन सा हिस्सा आंख का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है। तो तेज रोशनी की स्थिति में रंगों और विवरणों का पता लगाने के लिए आंख का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है। तो वो जिम्मेदार है शंकु। जिम्मेदार कौन है, वो शंकु जिम्मेदार है। ऑप्शन बी बन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परिघटना को प्रकाश के कण प्रकृति प्रभाव द्वारा समझाया जा सकता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रकीर्णन, या प्रकाश का प्रवर्तन तथा अववर्तन, या डॉपलर प्रभाव और ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण हो जाएगा, कारण नहीं, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रकीर्णन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, एक तार की लंबाई 15 मीटर तथा प्रतिरोध 5 ओम है, ओके। देखिए तार की जो लंबाई है वो 15 मीटर है, ओके। प्रतिरोध 5 ओम है, ओके। इस तार में नगण्य धारा प्रवाहित की जाती है। इसका सर्वस्त्रम काट का क्षेत्रफल 6 × 10⁻⁻⁷मीटर है। तो पदार्थ का प्रतिरोध गुणांक क्या होगा। अच्छा, यहाँ हम जानते हैं क्या कि प्रतिरोध इक्वल टू, अगर बात किया जाए तो ये एक रो सुने होंगे आप, रो, ठीक है। ये रो होता है जो देखने में लगता है लगभग पी की तरह, ठीक है। और ये इंटू लंबाई हो जाएगा, अब बाई क्या हो जाएगा, ये क्या दिया गया है, ये क्षेत्रफल दिया गया है, तो ये ए बन जाएगा। अगर यहाँ से हम रो को निकाल लें, तो रो को निकाल लें, ठीक है। देखिए खास पी की तरह नहीं है, ध्यान देंगे, ये रो है, ध्यान देंगे, पी नहीं है। अगर हम रो को निकालें तो क्या हो जाएगा, आर ए बाई क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पर आर का अगर बात किया जाए तो मान दिया गया, कितना मान दिया गया है, आर का मान 5 ओम, तो 5 हो जाएगा। क्षेत्रफल दिया गया 6 × 10⁻⁻⁷मीटर दिया गया, और लेंथ दिया गया कितना, 15 मीटर। तो 5 3 जा हो गया 15 एंड 3 2 जा 6, 2 × 10⁻⁻⁷। राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 5 कूलॉम के आवेश को दो बिंदुओं के बीच जिनका विभवांतर दिया गया है 16 वोल्ट रखा गया, ओके, 16 वोल्ट रखा गया है। चल चलने में कितना खर कार्य करना पड़ा, चलने में कितना कार्य करना पड़ा। ऑप्शन ए 65 जूल, ऑप्शन बी 40 जूल। देखिए यहाँ पर बात करते हैं चलने में कितना खर्च पड़ा, मीन्स कह सकते हैं क्या इसे हम, चलने मीन्स कार्य, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या भी, यहाँ पर कार्ड इक्वल टू बात करते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू बात करते हैं, तो भी क्यू हो जाएगा। आपको मालूम होगा भी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है, डब्ल्यू बाई
क्यू होता है, जूल पर कुलाम होता है, जूल पर कुलाम होता है, ठीक है, जूल पर कुलाम, मीन्स इसे हम बोल्ट भी कहते हैं, जूल पर कुलाम को हम बोल्ट भी कहते हैं, ठीक है। और ये विभवांतर आपका है, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वाई भी इंटू क्यू हो जाएगा। यहाँ पर भी का वैल्यू दिया गया 16 एंड कुलाम दिया गया 5, तो मीन 16 इंटू 5 इंटू 80 जूल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शीशे के सामने, ओके, शीशे के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण, देखिए, अपने से बड़ा, बड़ा मीन्स क्या, अवतल दर्पण, राइट आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समतल दर्पण में क्या होगा, वो सेम दिखेगा, सेम, उत्तल में क्या होगा, छोटा दिखेगा, अवतल में क्या होगा, बड़ा दिखेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लेंस की अपवर्तक क्षमता मापने के लिए निम्न में से किसकी इकाई का प्रयोग करते हैं, कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं, बार, डायोप्टर, वाट। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी 1.0 में पूछा गया है, बस उसका लैंग्वेज चेंज था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी बन जाएगा, डायोप्टर। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए दिया गया है क्या, पुतली, ऑप्शन बी दिया गया है क्या, परितालिका, ऑप्शन सी श्वेत पटल। क्वेश्चन क्या कहता है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा, देखिए प्रकाश की मात्रा, कभी कभी क्या होता है कि हम तेज रोशनी में चल जाते हैं, ठीक है, फिर भी आंख को मेंटेन करता है, वो कौन करता है, तो पु, पुतली, परितालिका, श्वेत पटल। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, यहाँ पर परितालिका, तारिका, ओके। नेक्स्ट, 90 न्यूटन का असंतुलित बल, यहाँ पर बाल नहीं बल होगा, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, यहाँ पर ये, चलिए बल ध्यान देंगे, बल होगा, ठीक है, ओके। किसी निकाय पर कार्य करता है और उसमें से 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो फिर निकाय का देखिए बताना है हमें क्या, द्रव्यमान, ठीक है, बताना हमें क्या है, द्रव्यमान। हम जानते हैं कि देखिए फोर्स दिया गया, कितना दिया गया, फोर्स दिया गया कितना, 19 90 न्यूटन, ओके, एंड एक्लेरेशन दिया गया कितना, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम जानते हैं क्या कि एम इजकल टू क्या होता है, एफ, सॉरी, एफ इजकल टू क्या होता है, एफ इजकल टू एम में होता है, हम जानते हैं कि एफ इजकल टू ए में होता है, एफ का वैल्यू क्या दिया गया, 90 न्यूटन, 90 न्यूटन, और एम का मान तो निकालना ही है, ए का दिया गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, तो 15 6 जा 90, तो क्या हो जाएगा, 6 और ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का, ये न्यूटन का क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा ये, तो 6 केजी, 15 केजी नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन ई बन जाएगा, 6 केजी होगा, राइट आंसर 6 केजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम आधारित है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या रेडियो एक्टिव विघटन। तो जो हाइड्रोजन बम होता है वो आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय सॉरी नाभिकीय संलयन पर, सॉरी सॉरी, नाभिकीय संलयन पर होता है, नाभिकीय संलयन पर, याद रखेंगे, नाभिकीय संलयन पर, ठीक है, ऑप्शन ए बन जाएगा। प्रिज्म से, ओके, प्रिज्म से गुजरने, सॉरी, पर सबसे अधिक अवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, पीला है या बैंगनी है या नीला है, तो प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन जो प्रकाश है वो क्या है, बैंगनी है, क्या कौन सा है, बैंगनी, ठीक है, वायलेट है, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए 50 सेंटीमीटर लंबा और 1 mm² क्रॉस सेक्शन वाला एक एक तार 2 वोल्ट बैटरी से जुड़ने पर 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करता है,
तार की प्रतिरोधकता क्या है। ठीक है, तार की प्रतिरोधकता क्या है। यहाँ पर दिया गया क्या क्या है, जान लेते हैं। हमें लेंथ दिया गया 50 सेंटी। देखिए, इसका सोल्यूशन आपको बता दूं आपको, यहाँ पर देख सकते हैं। यस, तो दिया गया है ए इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड ए इक्वल टू 1 mm स्क्वायर, आई इक्वल टू 4a एंड वी इक्वल टू क्या, 2 वोल्ट एंड रो, ये क्या है, रो है, याद रखेंगे रो। तो वी इक्वल टू आई आर, यहाँ पर 0.5 हो जाएगा एंड इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका दिया गया सेंटीमीटर में, इसे कन्वर्ट कर लेंगे हम मीटर में। ठीक है, बिकॉज आंसर क्या दिया गया था, हमें ओम मीटर में आंसर दिया गया था। तो यहाँ पर सॉल्यूशंस का देख लेंगे, राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या कहा जाए, 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो यहाँ पर आपको देखना है, 10⁻⁻6 ओम मीटर मीन्स राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब आपका फिजिक्स समाप्त हो चुका है, अब यहाँ देखते हैं हम केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम देखेंगे केमिस्ट्री। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो 1 से नहीं, ये 32 से ही होगा। ठीक है, तो फिजिक्स अभी देख चुके हैं और हम देख रहे हैं केमिस्ट्री। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। एथीन, इथिलीन, एथेन, मेथेन। इसमें से कौन सा, किस गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है, तो इथिलीन हो जाएगा। किसका, इथिलीन का। ऑप्शन यहाँ बन जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगर इसका इथिलीन गैस का अगर सूत्र कहा जाए तो क्या होता है, C2H2, C2H2 होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, सॉरी बी बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, कहाँ गया क्वेश्चन। यस, यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्या, देखिए एक होता है कैल्शियम कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बाइड का भी उपयोग करते हैं फलों को पकाने के लिए। उसमें आम, केला आदि को पकाने में हम कैल्शियम कार्बाइड का भी उपयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे। बट यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ऑप्शन यहाँ किस गैस का प्रयोग, ठीक है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में करते हैं, तो वो एथिलीन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, देखिए ये जो समीकरण दिया गया है यहाँ पर, ये किस प्रकार का समीकरण है, ये किस प्रकार का समीकरण है, ये ध्यान देना है। संयोजी अभिक्रिया, द्विविस्थापन, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो जो दिया गया है, देखिए यहाँ पर FeO से यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या A2 से हो गया, तो राइट आंसर यहाँ विस्थापन हो जाएगा। ये क्या हो गया, यहाँ पर विस्थापन हो गया, तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इनमें कौन सा जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए क्या कहता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑप्शन बी क्या कहता है, नाइट्रस ऑक्साइड। एंड ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ऑप्शन डी मेथेन। तो इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। याद रखें, ग्रीन हाउस गैस में आपका CO2 आता है। ठीक है, और CH4 मीथेन भी आपका आता है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी आपका आता है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, यस नाइट्रस ऑक्साइड आपका आता है। ठीक है, ओके। तथा CFC एक आता है। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं आता है, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं आता। ये आपका ग्रीन हाउस गैस है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, ये तीनों आपका है, बट नाइट्रिक ऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। ठोस से ठोस से सीधे गैस में रूपांतरण, ठोस से सीधे गैस में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। यहां ध्यान रखेंगे, ठोस से कहा गया सीधे गैस में रूपांतरण। ऑप्शन ए दिया गया क्या, उध्वर्पातन। ऑप्शन बी संघनन। ऑप्शन सी वाष्पीकरण। तो यहां पर बात हो रही है ठोस से सीधे गैस में, ठोस से सीधे गैस में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
जैसे कि कपूर देखे होंगे, कपूर, ठीक है, वो ठोस से सीधे क्या होता है, गैस से परिवर्तन होता है। एक ड्राई आइस करके आता है, सूखा, सूखा बर्फ कर सकते हैं, ठीक है, ड्राई आइस। तो ऑप्शन यहाँ ए बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन पीतल के घटक हैं? इनमें कौन सा पीतल के घटक है? ऑप्शन ए आयरन एवं जस्ता, तांबा और निकेल, या जस्ता और तांबा। तो जस्ता और तांबा हो जाएगा, सी बन जाएगा। 37, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है? ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, या मीथेन, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल ग्रीन हाउस गैस के बारे में, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा N2O, एंड कह सकते हैं CH4, एक CO2 आता है, और इसे हम कह सकते हैं सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। एंड ये होगा आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड परफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं राइट आंसर आपका ये नाइट्रस ऑक्साइड भी आपका आ गया है, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, एंड मीथेन भी आपका है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। 38, 38 क्या कहता है? किस अम्ल को, किस अम्ल को HOO COOH के रूप में जाना जाता है? तो किस अम्ल को, ऑक्जेलिक अम्ल, या कार्बोनिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल? तो हम जानते हैं किसे, ऑक्जेलिक अम्ल को, किसे, ऑक्जेलिक अम्ल को। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। कार्बोनिक अम्ल तो आपका क्या होता है, ये होता है H2, अगर हम बात करते हैं इसका, तो H2CO3 होता है, H2CO3 होता है, ठीक है। अगर हम बात करते एसिटिक अम्ल का, तो ये होता है कितना, ये आपका हो जाएगा CH3 COOH, ये होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? स्टाइरिन, विनाइल एसीटेट, या आइसोप्रीन? तो आइसोप्रीन का है, किसका है, आइसोप्रीन का, ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट, 40, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में अगर हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होता है, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। यानी इसका अगर हम सूत्र का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, CaOCl का, ये टू अंदर कर सकते हैं, टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, CaCO3 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सॉरी बी। ओके, गैस से डैश दिया गया है, ठीक है, ओके। गैस से जब बिजली गुजरती है, ठीक है, मीन्स किस गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है? यहाँ पर रोशनी हो जाएगा, रोशनी नहीं, रोशनी, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, सिर्फ रो है ये, देती है, ओके। यह आमतौर पर प्रदीप्त प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया आपका नियॉन, ऑप्शन बी क्या दिया गया आपका, हाइड्रोजन, एंड ऑप्शन सी क्या दिया गया है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं किस गैस से जब बिजली गुजरती है, तो वो नियॉन गैस से। कौन सा गैस, नियॉन, ठीक है। अगर आपका यहाँ आंसर रहता ऑप्शन में, अगर ऑर्गन रहता तो ये भी राइट आंसर हो सकता था, ठीक है। बट फिलहाल के लिए राइट आंसर यहाँ पर नियॉन हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गन भी होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। कार्बन के संबंध में निम्न में कौन सा विकल्प सत्य है? कार्बन के संबंध में निम्न में कौन सा विकल्प सत्य है? कार्बन एक उत्कृष्ट गैस है, ऐसा तो सत्य नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। कार्बन प्रकृति में उपधातु नहीं, अधातु है,
क्या है, अधातु। ऑप्शन सी बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 43, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग फोटोग्राफी में और एंटी क्लोर के रूप में किया जाता है? फोटोग्राफी में और एंटी क्लोर, एंटी क्लोर के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है क्रोम लाल, ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पर बात हो रही है क्या, फोटोग्राफी में एंटी क्लोर के रूप में, तो सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन यहाँ बी बन जाएगा। ऑप्शन यहाँ बी बन जाएगा। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर बात करते हैं तो CaSO4, ये तो है नहीं। CaSO4 का होल 2 एंड H2, ये आपका है। ऑप्शन यहाँ बन जाएगा क्या, बी। बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नीला थोथा रासायनिक रूप से, नीला थोथा, ओके, सोडियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो नीला थोथा बात हो रही, यहाँ पर हो रही है नीला थोथा रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट है। क्या है, कॉपर सल्फेट। कह सकते हैं CuSO4, CuSO4। इसे हम क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट को क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। CuSO4, राइट आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। नेक्स्ट, आलू के चिप्स, आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में, आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है, ठीक है। मीन्स क्या भरा होता है? ऑप्शन ए दिया गया हाइड्रोजन, ऑप्शन बी दिया गया कार्बन मोनोऑक्साइड, या ऑप्शन सी दिया गया ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है आलू के चिप्स, एंटीऑक्सीड भरा होता है, हाइड्रोजन या मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो याद रखेंगे यहाँ नाइट्रोजन भरी हुई रहती है। क्या, नाइट्रोजन। क्या, नाइट्रोजन। क्या, नाइट्रोजन। ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ई बन जाएगा। कपड़े साफ करने में प्रयोग होता है, तो कपड़े को साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट क्या है? ऑप्शन ए सल्फोनेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। अगर हम बात करते हैं कार्बोनेट का, तो इसका अगर फार्मूला अगर कहा जाए तो Na2CO3 हो जाएगा। इसका हो जाएगा Na2CO3, CO3, ठीक है, ये समझ लेंगे। और बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट का क्या हो जाएगा, NaHCO3 होता है, ठीक है। NaHCO3, इसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। और कार्बोनेट को क्या कहते हैं, पासिंग सोडा, ठीक है, बासिंग सोडा। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, सल्फोनेट बन जाएगा। ऑप्शन ए बन जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रक्त कैंसर, ओके, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। आयोडीन 131, या कोबाल्ट 60, या सोडियम 24। तो यहाँ पर राइट आंसर कोबाल्ट 60 हो जाएगा, ठीक है, कोबाल्ट 60। ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, ठीक है। सोडियम 24 अप्रोक्स, ये बॉडी कैंसर में उपयोग किया जाता है, ठीक है। और आयोडीन जो 131 दिया गया, ये थायराइड में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग चिकित्सा में, ओके, चिकित्सा में रेचक के रूप में किया जाता है? चिकित्सा में कहाँ, रेचक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया क्या, बिना बुझा चूना, ऑप्शन बी क्या दिया गया, चूना पत्थर, ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट। क्वेश्चन क्या कहा गया यहाँ पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग
चिकित्सा में रेचक के रूप में किया जाता है? बिना बुझा हुआ चूना या चूना पत्थर। यहाँ पर आठ आंसर मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। तो ऑप्शन बन जाएगा क्या? सी बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन सी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? इनमें से कौन सा एल्कोहल जो है ये पेय के लिए मीन्स पीने के लिए उपयुक्त है? मेथेनॉल, हेक्सेनॉल, एथेनॉल। तो एथेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एथेनॉल। ऑप्शन यहाँ बन जाएगा सी, एथेनॉल। ऑप्शन यहाँ सी बन जाएगा, एथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी रासायनिक पदार्थ वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार है? नाइट्रस ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सल्फर डाइऑक्साइड? ठीक है, यहाँ पर रासायनिक पदार्थ वायुमंडल में ओजोन परत के लिए क्षय, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया। एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, या रेडियो एक्टिवेट विघटन, बी घटन, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, आप खुद ट्राई करेंगे, कितना आप खुद से कर पाते हैं वो ध्यान रखेंगे। और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिकॉज हमें टाइम लगता है कंटेंट बनाने में और कंटेंट को छांटने में। तो सभी क्वेश्चन मैंने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया है, ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगर 52 का बारे में अगर बात किया जाए, तो यहाँ पर राइट आंसर नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी फॉर विखंडन, ठीक है। नेक्स्ट, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? तो प्रोटॉन का चलता पता है। किसका? प्रोटॉन का। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, प्रोटॉन का। देखिए, यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी वर्गों के लिए। तो कुछ क्वेश्चन आपको देखने में लगेगा सस्त, बहुत ही इजी, फिर मॉडरेट एंड हार्ड। तो मैंने तीनों प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किया है, ध्यान देंगे, ठीक है। बिकॉज ये सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी 11 12 में भी आपको हल्का क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मधुमक्खी के डंक से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए लगाया जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे। मधुमक्खी के डंक से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन है CO3 या NaHCO3। देखिए, NaHCO3 ये क्या है? आपका ये बेकिंग सोडा है। क्या है? बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, तो केमिस्ट्री भी आपका समाप्त हो चुका है। और ऐसा नहीं कि हम समाप्त हो गया, ये हम इसका पार्ट 2 लाएंगे भी, ध्यान देंगे। अब देखेंगे हम बायोलॉजी। तो देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन, जो कि है आपका बायोलॉजी का, ठीक है। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पर बात करते हैं अगर हम ऑटो, यहाँ पर एंटोमोफिली का, तो कीटों द्वारा परागण को कहते हैं। कीटों द्वारा कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। कीटों द्वारा परागण को हम क्या कहते हैं? एंटोमोफिली, ओके, एंटोमोफिली। अगर हम बात करते हैं एनीमोफिली को, तो ये वायु द्वारा परागन को, ठीक है, एनीमोफिली वायु द्वारा परागन को, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ऑटोगेमी, तो क्या हो जाएगा? पुष्पों के स्वपरागन को, पुष्पों के स्वपरागन को। बट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर क्या? पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को हम
और नीथोफिली, और नीथोफिली। राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी कोशिका जीव द्रव्य, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, या ऑप्शन डी प्लाज्मा झिल्ली। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन डी बन जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, 57, 2,4-D किस प्रकार, किस रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए खरपतवारनाशी, ऑप्शन बी विटामिन, एंड ऑप्शन सी उर्वरक, ऑप्शन डी कीटनाशी। तो 2,4-D का उपयोग हम करते हैं खरपतवार नाशी के रूप में। ऑप्शन यहाँ क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ऑप्शन यहाँ ए बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्लोरोफिल पर्णहरित द्वारा प्रकाश से किस संघटन का अवशोषण होता है? बैंगनी तथा लाल, नीला तथा नारंगी, नीला तथा लाल, या बैंगनी तथा पीला। यहाँ ध्यान रखेंगे, क्लोरोफिल, ओके, क्लोरोफिल पर्णहरित प्रकाश के किस संघटन का अवशोषण होता है? तो नीला तथा लाल। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी राइट आंसर, नीला तथा लाल। ऑप्शन यहाँ सी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये सब ध्यान देंगे। इसे समझाया गया है, आपका जो पार्ट चल रही थी पार्ट 1 से लेकर के 10 तक अभी तक हो चुका है, तो उसमें आपको ये बताया गया है। ठीक है, ये डिटेल से बताया गया है। अभी फिलहाल महा रिवीजन चल रही है, तो सिर्फ यहाँ पर हम सोल्यूशन नहीं करेंगे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा प्रोटीन है जो कि नाखूनों में पाया जाता है? ऑप्शन ए क्या कहता है? हिस्टोन, ऑप्शन बी क्या कहता है? एलास्टिन, ऑप्शन सी एक्टिन, एंड ऑप्शन सी एक्टिन, एंड ऑप्शन डी एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर राइट आंसर कैरोटीन होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए? कैरोटीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरोटीन। राइट आंसर कैरोटीन। ठीक है। तो यह मानव के जो हिस्टोन होता है, क्या होता है? यह मानव के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले प्रकार का प्रोटीन है, याद रखेंगे। हिस्टोन क्या होता है? हिस्टोन 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 क्या होता है? मानव के गुणसूत्रों में पाया जाने वाला एक प्रकार का यह प्रोटीन है, हिस्टोन। ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई बन जाएगा। ऑप्शन यहाँ ई बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई बन जाएगा। नेक्स्ट, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल का आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है वो अलैंगिक नहीं, लैंगिक जनन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बन जाएगा। लैंगिक जनन पर ये आधारित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थ का कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य, ओके, सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक, क्या है, अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? जंतु, कुछ जीवाणु, या स्वपोषी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जंतु तो खैर नहीं हो सकता है, यहाँ पर कुछ जीवाणु और स्वपोषी दोनों हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दूध किसका घटिया स्रोत है? देखिए, घटिया स्रोत कहा गया। दूध किसका घटिया स्रोत है? कैल्शियम का, प्रोटीन का, विटामिन सी का? तो विटामिन सी का है। किसका है? विटामिन सी का, ध्यान रखेंगे, विटामिन सी का है। नेक्स्ट, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि पेड़
पेड़ क्या करते हैं? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं, ऐसा तो बात नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, ये बात सही है। क्या करते हैं रात में पेड़ पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को मुक्त करते हैं, ऑप्शन यहाँ बी बन जाएगा। ठीक है, जो कि मानव के लिए हानिकारक है, अभी ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, नहीं पूछा गया, ध्यान देंगे। सॉरी, सुमेलित सही नहीं है। रेटिनॉल जीरोप्थाल्मिया, ये सही है। टोकेफेरॉल बेरी बेरी, यहाँ पर टोकेफेरॉल बेरी बेरी, ये नहीं है। साइनो साइनो कोवालामिन रक्ताल्पन, ये सही है। यहाँ पर राइट आंसर ध्यान देंगे, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी बन जाएगा। देखिए, टोकोफेरॉल अगर कहा जाए तो इनफर्टिलिटी का नाम सुने होंगे। ठीक है, इनफर्टिलिटी ये होता है, या फिर बेरी बेरी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा 1 सेकंड, निम्नलिखित में से कौन कशेरुक उत्तक, क्या है? कशेरुक उत्तक कोलेजन, कशेरुक उत्तक कोलेजन का अति उत्तम स्रोत होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुक उत्तक कोलेजन का अति उत्तम स्रोत होगा? यकृत, पेशी, कंडरा? तो कंडरा होगा, क्या होगा? कंडरा, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ सी बन जाएगा। नेक्स्ट, विटामिन क्या है? सॉरी, क्वेश्चन। यस, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावित होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। तो न तो विटामिन ए है, न ही बी है, न ही डी है, विटामिन के हो जाएगा आपका। विटामिन के हो जाएगा, ऑप्शन ई बन जाएगा। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? ऑप्शन ए, आंत में, या कृत में, या वृक्क में। देखिए, पीयूष ग्रंथि अगर बात किया जाए तो इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये मालूम होगा। ठीक है, इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में, ऑप्शन ई बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है? ऑप्शन ए क्या कहता है? अमरवेल। ऑप्शन बी ड्रोसेरा। ऑप्शन सी रिफ्लेसिया। रिफ्लेसिया क्या है? ये सबसे बड़ा फूल है। रिफ्लेसिया क्या? सबसे बड़ा फूल है। अमरवेल ये परजीवी पौधा है, ध्यान देंगे। बट यहाँ क्या कहा क्वेश्चन? कीटभक्षी पौधे का उदाहरण ड्रोसेरा। क्या है? ड्रोसेरा। ऑप्शन यहाँ बी बन जाएगा। नेक्स्ट, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है, कौन? पेप्सिन या लाइपेज? लाइपेज तो अगर बात करते हैं ये वसा का पाचन करता है। ठीक है, एमाइलेज, यहाँ पर राइट आंसर पेप्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेप्सिन, ऑप्शन ए बन जाएगा। रंध्र का संबंध होता है, रंध्र का संबंध कहाँ से होता है? परासरण से, या विसरण से, विसरण में, या वाष्पोत्सर्जन में? यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन में, ऑप्शन है बन जाएगा सी राइट आंसर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रक्त को हम, या रंध्र को, सॉरी रंध्र को अस्टोमाटा भी कहते हैं। रंध्र को अस्टोमाटा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जीवाणुओं की कशाभिकाएं बनी होती है। जीवाणुओं की कशाभिकाएं बनी होती है, मीन्स किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की कशाभिकाएं किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए क्या कहता है? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी लिपिड। ऑप्शन सी प्रोटीन। तो प्रोटीन की बनी होती है, किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। ऑप्शन यहाँ सी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बन जाएगा। पौधे की वाहिकाओं का मुख्य कार्य क्या है?
पौधों की वाहिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? पानी और खनिजों का परिवहन, या नेक्स्ट क्या कहता है, पोषक तत्वों का संग्रह, या भोजन का संग्रह। तो याद रखिएगा, जो पौधों की वाहिकाएं होती है, वाहिकाओं, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो पानी और खनिजों का परिवहन। ऑप्शन यहाँ ए बन जाएगा, पानी और खनिजों का परिवहन करना। ऑप्शन यहाँ ए बन जाएगा। पोषण के आधार पर जीवाणु होते हैं। तो पोषण के आधार पर जीवाणु जो होते हैं, ये प्रकाश, पोषक तत्व का संग्रह, एंड यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है, पोषण के आधार पर जीवाणु होते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। पोषण के आधार पर जीवाणु होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं विषमपोषी, एक होते हैं स्वपोषी। तो यहाँ पर तो ऑप्शन ये दिया गया नहीं है। यहाँ पर ई कह सकते हैं, लेकिन बट यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुआ है क्या, यहाँ पर मैंने ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं स्वपोषी और विषमपोषी, बट यहाँ पर आप उपयुक्त में से कोई नहीं जा सकते हैं। अगर आपका बीपीसी गलत करती है तो यहाँ पर आप ऑप्शन ई जाइएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। धान धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग। धान का जो प्रसिद्ध रोग है वो क्या है? खैरा रोग है। किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? जस्ता के कारण, फफूंदी के कारण, जीवाणु के कारण। तो जस्ता कारण होता है। किसके कारण? जस्ता कारण। ऑप्शन यहाँ बन जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। 75 देखेंगे। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साइटोलिसिस, या प्रकाश संश्लेषण, या प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। याद रखेंगे ये क्वेश्चन को, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे। पानी की कमी के कारण कोशिका का संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या? प्लाज्मोलिसिस। ऑप्शन सी बन जाएगा। पाचन के बाद, ओके, पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो पाचन के बाद जो प्रोटीन होती है वो अमीनो अम्ल में। किसमें? अमीनो अम्ल में। ऑप्शन यहाँ बी बन जाएगा, अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में, ठीक है, अमीनो अम्ल में। ऑप्शन यहाँ बी बन जाएगा। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉनों के बीच का अंतराल किस नाम से जाना जाता है? सिनेप्स, या अक्ष तंतु, या डेंड्राइट। तो मानव मस्तिष्क में जो दो न्यूरॉनों के बीच का जो अंतराल होता है उसे हम सिनेप्स के नाम से जानते हैं। किसे? सिनेप्स के नाम से। किसे? सिनेप्स के नाम से। ऑप्शन यहाँ ए बन जाएगा। ठीक है, 78 नंबर देखें क्वेश्चन। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए जिम्मेदार है? क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए जिम्मेदार है? राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रियन। तो क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ सी बन जाएगा। ऑप्शन सी बन जाएगा। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। तो पौधों में पानी पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा, एपिडर्मिस के द्वारा, या फ्लोएम के द्वारा। तो जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ ए बन जाएगा। नेक्स्ट। जंतुओं में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? अगर हम बात करते हैं जंतुओं में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? ठीक है, तो हीमोग्लोबिन तो आप क्या होता है, ये रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है? जंतुओं में। तो ऑप्शन कोलेजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलेजन। ऑप्शन यहाँ सी बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन
अशुद्ध रक्त को मानव हृदय तक पहुंचाता है। इनमें से कौन सा जो रक्त है, कौन अशुद्ध रक्त को मानव हृदय तक पहुंचाता है? ऑप्शन ए महाधमनी, ऑप्शन बी वेना कावा जो महाशिरा होता है, एंड ऑप्शन सी फेफड़ों की धमनियां। क्वेश्चन क्या कहता है? अशुद्ध रक्त को, किस रक्त को? शुद्ध नहीं, अशुद्ध रक्त को मानव हृदय तक पहुंचाने का अर्थ वेना कावा, महाशिरा। कौन सा? महाशिरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइबोसोम केंद्र स्थल होते हैं श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। तो राइबोसोम केंद्र स्थल होते हैं प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन है क्या बन जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कितने होते हैं? तो 70s, याद रखेंगे 70s। एंड यूकैरियोटिक में कितना होता है? 80s। कितना? 80s। अगर बात की जाए प्रोकैरियोटिक में तो कितना हो जाएगा? 70s। एंड यूकैरियोटिक में कितना होता है? तो 80s। एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? इनमें से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? ऑप्शन ए फंगी, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ। देखिए यहाँ पर स्वपोषी की बात हो रही है, जीव में स्वपोषी। फंगी में तो स्वपोषी नहीं होती है, नहीं वायरस में होती है, नहीं आपका प्रोटोजोआ में होता। अगर यहाँ पर ऑप्शन में अगर बैक्टीरिया रहता, ऑप्शन में अगर बैक्टीरिया रहता तो वो राइट आंसर हो सकता था। बट यहाँ पर ऑप्शन में बैक्टीरिया नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा। ऑप्शन ई बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। आज हमने देखा साइंस का महारिवीजन सीरीज। टोटल अप्रॉक्स 83 क्वेश्चन आपको देखने को मिला, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों आपका इसमें इंक्लूड था। तो ये स्टार्ट है पार्ट 1 जो महारिवीजन सीरीज का। हम नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो इससे पहले वीडियो नहीं देखें आप, पार्ट 10 तक जो कि सीरीज आपका चल रही थी रिवीजन सीरीज, वो देखते हुए आइए। ठीक है, बिकॉज ज़्यादा जो सोल्यूशन होती है, ज़्यादा डिटेल जो होती है, वो हम पार्ट में ही करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। जो सीरीज चलते रहती है उसमें ही करते हैं, रिवीजन में तो सिर्फ रिवीजन ही होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर देने का प्रयास किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग, और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो तो आप तक पहले पहुंच सके, ये ध्यान देंगे। अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं आप, तो आपके पास वीडियो जब अपलोड होती है तो आपके पास आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।